हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कार्डियक मसल। इसका फिजियोलॉजी पढ़ना है। अभी तक स्केलेटल मसल पढ़े हैं, स्केलेटल मसल का फिजियोलॉजी देखें। तो कार्डियक मसल बहुत सारा सिमिलर है स्केलेटल मसल से। तो कई कई जगह पे ये स्पेशल भी है जो इसे कार्डियक मसल बनाता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं एक फर्स्ट जो डिसिमिलरिटी है जो ये कि ये एक इनवॉल्यूंटरी मसल है। स्केलेटल मसल हमारा वॉल्यूंटरी मसल है, जब मर्जी मतलब हमारे मर्ज़ी के हिसाब से हम उसे कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन ये एक टाइप का इनवॉल्यूंटरी मसल है, इसलिए यहाँ पे इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शंस भी आता है। तो जो भी मसल इनवॉल्यूंटरी होगा उसको मॉडरेट मतलब उसको मेंटेन करने के लिए उसके लिए एक पेसमेकर प्रेजेंट होता है। तो कार्डियक मसल के लिए जो पेसमेकर कौन सा है, एसे नोड। ये मेन पेसमेकर है ये यहाँ पे कार्डियक मसल में। इसके सिवा और भी चार पेसमेकर्स हैं जो होता है एवी नोड, और 2 और 3 में आता है, मतलब हिस परकिंजी सिस्टम में आता है, हिस परकिंजी सिस्टम। तो हार्ट मसल मतलब कार्डियक मसल में भी हमारा पेसमेकर प्रेजेंट होता है। पेसमेकर मतलब जो खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, देखो यहाँ पे भी स्केलेटल मसल के जैसा एक्टिन मायोसिन होता है और उसके साथ ये स्ट्राइटेड भी है, मतलब ये सिमिलरिटी है स्केलेटल मसल के साथ, ये स्ट्राइटेड मसल भी है। ठीक है, स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड होता है, ये भी स्ट्राइटेड होता है, और यहाँ पे भी एक्टिन मायोसिन प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो मायोसिन होता है ना, वो मेनली उसका दो सब यूनिट रहता है यहाँ पे, एक तो अल्फ़ा एक बीटा। अल्फ़ा मतलब ए फॉर अल्फ़ा, जो वो एट्रियम में रहता है। एट्रियम का जो हमारा मायोसिन है वो ए अल्फ़ा सब टाइप होता है, और वेंट्रिकल के जो मायोसिन है वो बीटा सब टाइप का होता है। तो ये दो सब टाइप के मायोसिन याद रखना है यहाँ पे स्केलेटल मसल पे, सॉरी कार्डियक मसल पे। यहाँ पे भी ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होता है। ट्रोपोनिन मतलब ये रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का चार कैटेगरी में का प्रोटीन्स जो हेल्प करता है हमारा मतलब ज़रूरत होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में। एक था कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, दूसरा रिलैक्सेशन प्रोटीन और सपोर्टिव प्रोटीन, और चौथा ये रेगुलेटरी प्रोटीन। ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन रेगुलेटरी प्रोटीन में आता है, और वो स्केलेटल मसल की तरह कार्डियक मसल पे भी प्रेजेंट रहता है। और अभी फिफ्थ जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो स्केलेटल मसल में टाइटिन नाम की एक प्रोटीन था, जो क्या बोले थे हम, टाइटिन का कुछ स्पेशलिटी, ये एक इलास्टिक प्रोटीन था, इलास्टिक एंड गिव्स द पैसिव टेंशन। क्योंकि देखो जो वहाँ पे कार्डियक मसल मतलब स्केलेटल मसल में दो जेड लाइन के बीच में एक एम लाइन प्रेजेंट होता था। एक जो सार्कोमियर है वहाँ पे दो जेड लाइन के बीच का पार्ट को हम एक सार्कोमियर बोलते थे। वहाँ पे ये जेड लाइन से एम लाइन तक एक मतलब एक स्ट्रेच इलास्टिक प्रोटीन रहता था जो था टाइटिन। ठीक है, जेड लाइन से एम लाइन को कनेक्ट करता था, टाइटिन नाम के एक प्रोटीन। यहाँ पे भी होगा एम लाइन से जेड लाइन तक। ये एक इलास्टिक प्रोटीन है, और ये ऐसा एक हमारा इलास्टिक नेचर का होता है। तो ये क्योंकि इलास्टिक नेचर का होता है तो ये रिकॉयल हो सकता है। इट हैज़ द मतलब प्रॉपर्टी ऑफ रिकॉयल। इसको अगर स्ट्रेच किया जाएगा तो रिकॉयल बैक करेगा ये। ठीक है, तो इसलिए इसके जो रिकॉयल नेचर की वजह से ये फिर से मतलब पहला जो स्टेट है, प्रीवियस जो मतलब इनिशियल जो लेंथ है वो गेन कर सकता था स्केलेटल मसल भी, यहाँ पे भी कार्डियक मसल भी। लेकिन कुछ इंडिविजुअल में कुछ मतलब पेशेंट में क्या होता है कि ये जो टाइटिन जो प्रेजेंट होता है, जो टाइटिन जो प्रोटीन होता है, ये म्यूटेटेड रहता है, जेनेटिकली म्यूटेटेड रहता है। तो वहाँ पे टाइटिन ठीक से काम नहीं करता है, और अगर टाइटिन ठीक से काम नहीं करता है तो क्या होगा, वहाँ पे ये जो इलास्टिक रिकॉयल वाला फीचर ये काम नहीं करेगा वहाँ पे। मतलब हार्ट में क्या होगा, ब्लड अगर मतलब उसमें भर रहा है हार्ट के चैम्बर में, मतलब वेंट्रिकल में अगर ब्लड भरता है, जो वेंट्रिकल है यहाँ पे अगर ब्लड आता है तो ये साइज़ में बड़ा होता है, मतलब इसका मसल फाइबर भी साइज़ में बड़ा होगा। ठीक है ना, साइज़ में बड़ा होता है, तो ऐसे स्ट्रेचिंग होता है इसका मसल फाइबर जो है कार्डियक मसल का, इसका भी एक स्ट्रेचिंग होता है। तो स्ट्रेचिंग होने की वजह से एक टाइम में क्या होगा, ये ब्लड मतलब ये स्ट्रेचिंग की वजह से जो रिकॉयल बैक करेगा और ये ब्लड बाहर चला जाएगा।
लेकिन अगर ये इलास्टिक रिकॉयल ख़त्म हो जाता है तो स्ट्रेच करने के बाद भी ये रिकॉयल बैक नहीं करता है, तो और भी स्ट्रेच होने लगता है, स्ट्रेच के बाद और भी स्ट्रेच होने लगता है। तो ये तो तब क्या होता है, जो कार्डियक जो चेम्बर्स है, वेंट्रिकल का जो चेम्बर है वो ज़रूरत से ज़्यादा बिग हो जाते हैं साइज़ में। तो उस स्टेट को बोला, तो उस डिजीज़ को बोलते हैं हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है, वेंट्रिकल्स डायलेट हो जाते हैं, इसलिए उसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोला जाता है। वो उस डिजीज़ में टाइटिन नाम के जो जीन है, मतलब जो प्रोटीन है, इसका जो कोडिंग जो जीन वो म्यूटेटेड रहता है। अच्छा, फिफ्थ हो गया। ये सिक्स्थ पॉइंट मेन है। और एक इम्पॉर्टेंट, कार्डियक सेल में गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो सेल के बीच में एक सेल और दूसरा सेल ये इंटरैक्ट कर सकता है एक गैप के थ्रू, मतलब कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे अगर कोई स्टिमुलस आ जाता है तो ये सारे के सारे सेल में आराम से बहुत फास्ट वे में वो स्प्रेड हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं, और ये होता है थ्रू गैप जंक्शन। ये गैप जंक्शन की वजह से पूरा जो जितने भी सारे सेल हैं वो एक सेल, मतलब कंबाइंड एक सेल की तरह काम करता है। सभी सेल ये गैप जंक्शन की वजह से इस वजह से क्या होता है, देखो हर एक सेल में एक एक करके न्यूक्लियस रहता है। तो अगर कोई एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है तो हम उसे बोलते हैं सिंसाइटियम, ठीक है। और इसीलिए कार्डियक सेल को फंक्शनल सिंसाइटियम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि फंक्शनली वो एक ही सेल की तरह रिएक्ट करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ वो गैप जंक्शन की वजह से हर एक सेल एक के साथ मतलब एक दूसरे के साथ वो इंटरैक्ट कर सकता है बहुत फास्ट वे में, तो इसलिए इसे बोला जाता है फंक्शनल सिंसाइटियम। और ये फॉर्म करता है जो गैप जंक्शन को, ये जो कनेक्सिन प्रोटीन जो है ये गैप जंक्शन फॉर्म करते हैं, फॉर्म्स गैप जंक्शन। तो कनेक्सिन प्रोटीन जो है ये गैप जंक्शन फॉर्म करता है और ये प्रेजेंट रहता है इंटरकैलेटेड डिस्क रीजन में, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क रीजन में कार्डियक गैप जंक्शन प्रेजेंट रहता है। कुछ यूनिक फीचर होता है कार्डियक सेल में। फर्स्ट यूनिक फीचर जो है वो होता है क्या, देखो इसका जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, देखो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हमारा जो हम स्केलेटल मसल पढ़े थे तो वहाँ पे जो लेंथ टेंशन ग्राफ था ना, तब वो कैसा था, कुछ ऐसा था, है ना। जो लेंथ टेंशन इन स्केलेटल मसल ही है, स्केलेटल मसल यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे अगर टेंशन का कर्व दे देते हैं मतलब, और यहाँ पे लेंथ, मसल फाइबर का लेंथ के साथ उसमें जो टेंशन जनरेट मतलब फोर्स जनरेट होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो जनरेट होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है मसल में, तो वो उसको टेंशन अगर बोलते हैं हम, तो उसको अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें तो ऐसा होगा। तो जब मसल फाइबर का लेंथ बहुत कम रहता है ना, तब टेंशन भी बहुत कम रहता है, इतना कम। धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। लेंथ अगर इंक्रीज़ करता है तो इस पॉइंट में क्या होता है, लेंथ इतना से यहाँ पे आ गया और टेंशन भी यहाँ से इस जगह पे इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। लेंथ यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज़ करने से, लेकिन एक पॉइंट में जाने के बाद ये लेंथ और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो क्या होता है, इस पॉइंट के बाद अगर लेंथ इंक्रीज़ करता है तो उसके बाद वो टेंशन घटने लगता है, ठीक है। तो ऐसा था। और ये जो लेंथ था हमारा इस टाइम इस पोजीशन पे जहाँ पे टेंशन मैक्सिमम था, इस लेंथ को बोला जाता था क्या, ऑप्टिमल लेंथ। ऑप्टिमल लेंथ, ये स्केलेटल मसल का कहानी है। कार्डियक मसल में भी कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसे अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और लेंथ को अगर यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो कुछ ऐसा कर्व लेता है। ये भी देखो, एक इस पॉइंट में जाने के बाद लेंथ का, इस पॉइंट में जाने के बाद ये टेंशन मैक्सिमम होता है, लेकिन इसके आगे इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो अगर लेंथ जाता है ऐसी, अगर इस पॉइंट में, तो टेंशन देखो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो इसको एक मतलब फ्रैंक एंड स्टार्लिंग लॉ होता है। लॉ के हिसाब से यहाँ पे एक हाइपोथेसिस है, मतलब उसके हिसाब से एक हाइपोथेसिस क्या है यहाँ पे, देखो वो बोल रहे थे अगर एन डायस्टोलिक वॉल्यूम, EDV मतलब एन डायस्टोलिक वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ होता है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन विदिन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इतने टाइम तक, ये पॉइंट तक फिजियोलॉजिकल लिमिट है। इसके बाद अगर जाता है तो वो टेंशन डिक्रीज़ करता है। देखो
इन डायस्टोलिक वॉल्यूम के साथ यहाँ पे लेंथ का क्या कनेक्शन है देखो। कार्डियक, अगर ये वेंट्रिकल को ड्रॉ करते हैं, मतलब यहाँ पे ये जो चेम्बर देते हैं यहाँ पे ये, हाँ ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल, ये एट्रिया, ठीक है। यहाँ पे अगर ब्लड आता है यहाँ से, ये वेंट्रिकल में, एट्रिया से अगर वेंट्रिकल में, तो क्या होता है, ये वेंट्रिकल धीरे धीरे स्प्रे मतलब साइज़ में बड़ा होने लगता है, और बड़ा होगा तो क्या होगा, इसका मसल जो फाइबर है ये भी स्ट्रेच हो जाएगा ना। इसका मसल फाइबर जो जितना छोटा होगा, मतलब वेंट्रिकल का साइज़ अगर छोटा होगा तो मसल फाइबर का साइज़ भी छोटा होगा। मसल फाइबर का साइज़, एक सिंगल मसल फाइबर का साइज, और अगर ये स्ट्रेच करता है, मतलब ज़्यादा ब्लड आता है, अगर ज़्यादा ब्लड आता है वेंट्रिकल में तो वो ज़्यादा डायलेटेड होगा। ज़्यादा डायलेटेड होने का मतलब क्या है, वो जो वाल का जो फाइबर है वो उतना ज़्यादा स्प्रेड करेगा। तो एक्चुअली जो ये ब्लड को बोला जाता है, मतलब देखो डायस्टोल के बाद यहाँ पे ब्लड कब यहाँ पे फील होता है वेंट्रिकल में, जब डायस्टोलिक पीरियड में। डायस्टोल मतलब क्या, डायस्टोलिक मतलब फीलिंग पीरियड, ठीक है, फीलिंग होता है यहाँ पे। डायस्टोलिक टाइम में फीलिंग होता है, सिस्टोल में वो निकल जाता है, ठीक है, पंप आउट होता है। तो डायस्टोलिक टाइम में जो ब्लड आता है, जो ब्लड वॉल्यूम होता है एंड ऑफ डायस्टोल, एट द एंड ऑफ डायस्टोल जो ब्लड वॉल्यूम रहता है वेंट्रिकल में, उसे बोलते हैं इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा, स्ट्रेच भी उतना ज़्यादा होगा। तो इसीलिए स्ट्रेच अगर ज़्यादा होगा तो इसका लेंथ भी ज़्यादा होगा, लेंथ भी ज़्यादा होगा। तो इस वजह से इन डायस्टोलिक वॉल्यूम के साथ इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज, मतलब क्या है, इंक्रीज्ड लेंथ। तो यहाँ पे देखो ये जो है, इसलिए लेंथ अगर इंक्रीज़ करता है, मतलब इन डायस्टोलिक वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ करता है तो जो टेंशन, मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल का, वो भी इंक्रीज़ करता है, वो भी इंक्रीज़ करता है, लेकिन विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। ये है फिजियोलॉजिकल लिमिट्स, उतना टाइम तक ये लीनियरली इंक्रीज़ करता रहेगा जैसे जैसे हमारा इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज़ करता रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा टेंशन, मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का इंक्रीज़ होना, मतलब या फिर प्रेशर भी बोल सकते हैं इसे। टेंशन क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर, एलवी प्रेशर बोल सकते हैं। प्रेशर या फिर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो इंक्रीज़ होता है इन डायस्टोलिक वॉल्यूम के साथ। ये हो गया एक यूनिक फीचर। दूसरा क्या है, कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज, मतलब क्या होता है, स्केलेटल मसल पे सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे वो कैल्शियम का स्टोरेज हाउस होता है। जब ज़रूरत होता है, जब स्टिमुलाई आता है, एक्शन पोटेंशियल आता है, तब वो साइटोप्लाज्म में बाहर निकलता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक्शन पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है, स्टिमुलस के ऊपर। लेकिन कार्डियक सेल में क्या होता है, कार्डियक सेल में पहले ये जो एक्स्ट्रा सेल, ये इंट्रासेलुलर पार्ट है, यहाँ पे मान लेते हैं ये ACR है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे कैल्शियम है। यहाँ पे बहुत सारा कैल्शियम स्टोर्ड है जो साइटोप्लाज्म में नहीं है, लेकिन कैल्शियम को पहले एक्स्ट्रासेलुलर साइट से पहले थोड़ा थोड़ा करके अंदर आना होगा। ये इसके बाद ये कैल्शियम को देख करके ये इंट्रासेलुलर साइट से कैल्शियम रिलीज होगा साइटोप्लाज्म में। इसे बोलते हैं कैल्शियम इंड्यूस। ये एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम इंड्यूस करता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम को रिलीज करने में। इसलिए ऑलवेज नीड एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम फॉर द रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम। ये कहाँ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्डियक सेल में होता है। इसीलिए ये कार्डियक सेल का एक यूनिक फीचर है ये। दूसरा ये कि ये कार्डियक सेल कैन नॉट बी टिटेनाइज्ड, मतलब तो कार्डियक सेल कैन नॉट बी टिटेनाइज्ड, मतलब टिटेनाइज्ड मतलब क्या है, टिटेनाइज्ड मतलब स्टेज ऑफ सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब रिलैक्सेशन होने से पहले अगर कोई स्टिमुलस आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, बहुत ज़्यादा स्टिमुलस अगर आ जाता है तो स्केलेटल मसल पे क्या होता है, ऐसा एक कर्व आ जाता है। ये अगर कॉन्ट्रैक्शन का कर्व है तो ऐसा एक रिलैक्सेशन कर्व होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता है। तो ऐसा एक कॉन्ट्रैक्शन का सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन वाला एक फेज़ आ जाता है जो मतलब स्केलेटल, इसीलिए स्केलेटल मसल टिटेनाइज कर सकते हैं हम इसको। टिटेनाइजिंग मतलब टिटेनस मतलब बोलते हैं हम, ठीक है। टिटेनाइजिंग पोटेंशियल हम बोलते हैं। टिटेनाइजिंग स्टिमुलस में वो कार्डियक मसल टिटेनाइज किया जा स्केलेटल मसल टिटेनाइज किया जा सकता है, लेकिन कार्डियक मसल नहीं होता है। क्यों देखो, क्योंकि कार्डियक मसल में जो वेंट्रिकल का जो एक्शन पोटेंशियल है ना, तो वो देखो कुछ ऐसा होता है। और यहाँ पे अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का अगर कर्व देखते हैं तो कुछ ऐसा आता है, ठीक है।
ये कॉन्ट्रैक्शन का, ये रिलैक्सेशन का, कार्डियक वेंट्रिकल का। अब जो टिटेनाइज मतलब जो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, मतलब दूसरे स्टिमुलस आने के बाद वो जो हमारा जो सेल और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, तो कब करता है वो? रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर करता है। अब देखो यहाँ से जो फायरिंग पोटेंशियल है, यहाँ से इस टाइम को क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड देखो इतना सा छोटू सा है, ये जो रिपोलराइजेशन फेज है, रिपोलराइजेशन फेज का पहला 1/3 और फायरिंग पोटेंशियल के बीच का फेज को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड वहाँ से बाकी तक। लेकिन देखो यहाँ पे जो बाकी तक का जो पार्ट है वो बहुत ही छोटा है, और मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट, मतलब हमारा जो एक्शन पोटेंशियल का जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर ही रहता है, जो कार्डियक सेल के लिए। लेकिन न्यूरॉन्स के लिए ऐसा नहीं है, मतलब वो हमारा स्केलेटल मसल के लिए भी ऐसा नहीं है, सिर्फ कार्डियक सेल के लिए ऐसा है। तो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे कुछ ऐसा था, वहाँ पे ऐसा लोकल पोटेंशियल था, मतलब स्केलेटल मसल में ऐसे लोकल पोटेंशियल था, वहाँ पे ये डिपोलराइजेशन, उसके बाद रिपोलराइजेशन, मतलब वहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड थोड़ा छोटा सा था, उसके बाद वो यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन, उसके बाद ये इतना बड़ा था रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत छोटा था, और बहुत ही छोटा सा पार्ट यहाँ पे हमारा जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर आता है। लेकिन कार्डियक सेल के लिए देखो कुछ एक्शन पोटेंशियल ऐसा दिखता है, और मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर। इसीलिए दूसरा स्टिमुलस का टाइम ही नहीं मिलता है और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। मतलब यहाँ पे सारे के सब तब तक जब तक मतलब दूसरा स्टिमुलस आता है तब तक पूरा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो गया होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और मतलब रिलैक्सेशन का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में आता है। और हमको ये पता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर कोई दूसरा स्टिमुलस आता है तो कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है, इसीलिए कार्डियक सेल का टिटेनाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर रहता है। तो ये है हमारा कार्डियक सेल का कुछ स्पेशल मतलब कुछ स्पेशल मतलब पॉइंट्स था जो डिफरेंस करता है, इसको डिफ़र करता है हमारा स्केलेटल मसल से। और 3 जो है ये इम्पॉर्टेंट जो यूनिक फीचर जो है तो कार्डियक सेल के लिए मिलता है ये। तो इतना ही था कार्डियक मसल के फिजियोलॉजी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।